नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यम त्रिपाठी। आप लोगों के सामने जो यूपी टेट का मैंने प्रैक्टिस सीरीज 70 क्वेश्चनों का शुरू किया था, आज उसकी क्लास नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड यूपी टेट 2011 से लेकर के 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों का करेंगे। तो इसके पहले भी हमने 3 मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड 70 क्वेश्चन का सीरीज डाला था, जिसमें आपके लेवाइस्की, जीन पियाजे और आपके कोहलबर्ग से रिलेटेड था। तो आज हम लोग 3 मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर और उसके बाद में आपका एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी मोटिवेशन और ज़्यादा बनी रहे। और हम लोग क्लास में इनकी थ्योरी के भी पोर्शनों को करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें थ्योरी को ना करते हुए प्रैक्टिस सीरीज यानी क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे। और आप लोग काफ़ी कलम लेकर के बैठे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसके की पॉइंट को भी नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। जितने हमारे साथी हैं वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो आंसर इंडेक्स है लास्ट में पीडीएफ के साथ ऐड मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ साथियों। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे। देखिए, आप लोगों को इन सारे मनोवैज्ञानिकों की जो थियोरेटिकल पोर्शंस है उसके आपको इंग्लिश को ही याद रखना है, क्योंकि आपकी जो हिंदी ट्रांसलेशन होती है बहुत जगह अलग अलग देखने को मिलती है। तो आप लोग इंग्लिश ही याद करिए। देखिए, पहला ऑप्शन है आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक, सक्रियता और संकेतात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सक्रियता, प्रतीकात्मक, संकेतात्मक। तीसरा है संकेतात्मक, सक्रियता, प्रतीकात्मक। और ऑप्शन नंबर डी है सक्रियता, संकेतात्मक, प्रतीकात्मक। तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है साथियों। आप लोगों को बताना इसमें से राइट आंसर क्या है। आपको इनके सीक्वेंस को बताना है, ठीक है साथियों, सीक्वेंस को ही बताना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यानी सबसे पहले क्या होता है आपका, इसमें इनएक्टिव होता है, आइकॉनिक होता है, फिर क्या होता है साथियों, सिंबॉलिक होता है। देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के कितने तरीके बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं। पहला क्या होता है साथियों, इनएक्टिव होता है, यानी सक्रियता होता है, जो क्रिया आधारित होता है और इसमें 0 से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है साथियों, आइकॉनिक होता है, आइकॉनिक जिसे प्रतीकात्मक कहते हैं, जो चित्र आधारित होता है, 1 से लेकर के 6 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। और तीसरा चरण जो होता है आपका प्रतीकात्मक होता है, जो भाषा और प्रतीक पर आधारित होता है, जो 7 साल से एबव होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए, यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है साथियों। देखिए, पूछा है कि सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है लेवाइगोस्की, तीसरा ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर और चौथा ऑप्शन है बीएफ स्किनर। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए, जो इसका ऑप्शन आपका सही होगा, देखिए सर्पिलाकार पाठ्यक्रम का जो आपका सिद्धांत दिया था, किसने दिया था साथियों, आपका किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए, सर्पिलाकार पाठ्यक्रम का अर्थ यह है कि बच्चे को कोई भी भाषा सिखाया जा सकता है, या दूसरे समय समय पर सरल से कठिन की ओर बार बार उसे दोहराया जाता है साथियों। तो देखिए, शार्पिल करिकुलम्स मीन्स टॉपिक शुड बी रिवाइज्ड at regular intervals with the increasing complexity level the teaching them all at once। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन विच स्टेज ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी डज अ चाइल्ड लर्न थॉट, एक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट्स? ब्रूनर के सिद्धांत के किस चरण में बच्चा
कार्यों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है? तो पहला ऑप्शन है आइकॉनिक स्टेज, दूसरा ऑप्शन है सिंबॉलिक स्टेज, तीसरा ऑप्शन है इनएक्टिव स्टेज और चौथा ऑप्शन है क्या इंटेंटेटिव स्टेज यानी अंतर्दर्शी चरण, सक्रियता चरण, संकेतात्मक चरण और प्रतीकात्मक चरण। तो आपको बताना साथियों इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यानी इनएक्टिव स्टेज होगा। देखिए इसका कारण भी समझते हैं। देखिए सक्रियता चरण में बच्चों की गतिविधियाँ और क्रियाएँ, जैसे बच्चा क्या करता है इसमें साइकिल चलाता है, हाथ पैर हिलाने के माध्यम से ही सीखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा सक्रियता चरण आएगा। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों से रिलेटेड अगर चीज़ पूछता है तो आपकी सक्रियता इनएक्टिव स्टेज होता है, जो आपका साथियों क्या होता है इसमें बच्चा साइकिल चलाना, हाथ पैर चलाना इसके माध्यम से सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर इज इक्विवेलेंट टू व्हिच स्टेज ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए आपका ब्रूनर जो है वो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे सहमत हैं। तो ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के समतुल्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जिसमें दूसरा ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जो ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज है वो पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत में से जो दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से लेकर के 7 साल के बीच में होता है, इससे इनका ये समतुल्य है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो प्रतीकात्मक यानी आइकॉनिक स्टेज जो होता है, इस चरण में बच्चे के दिमाग में क्या होती है दृश्य की छवियाँ बनती है, जो कि पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक चरण जहाँ बच्चा मानसिक प्रतिनिधित्व को शुरू करने के समतुल्य होता है। तो देखिए बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि अगर जो उसके सामने से आप लोग जैसे मोबाइल रखा है, जैसे मोबाइल रखा मोबाइल को हटा देते हैं लेकिन उसके दिमाग में वो छवि बनी रहती है, वास्तव में तो वो गायब हो जाती है लेकिन दिमाग में तो छवि उस बच्चे के बन जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कवरी लर्निंग मॉडल्स वाज प्रोपाउंड बाई, खोज अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला डेविड आशुबेल, दूसरा जेरोम ब्रूनर, तीसरा हिल्डा टाबा और चौथा है जॉन डीवी। तो आप लोगों को बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों जेरोम ब्रूनर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो देखिए खोज अधिगम जो है जेरोम ब्रूनर ने दिया था। तो जो खोज अधिगम होता है साथियों, ये मॉडल जो होता है जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था, जहाँ बच्चे सक्रिय होकर स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए व्हाट इज़ द थर्ड एंड हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूनर्स थ्योरी। तो आप लोगों को बताना है ब्रूनर के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व का तीसरा और सबसे उच्च चरण कौन सा है। तो आप लोगों को हमने अभी बताया था साथियों, पहले कौन सा स्टेज आता है, पहले सक्रियता आता है, फिर कौन सा आता है आइकॉनिक आता है, फिर कौन सा आता है सिंबॉलिक आता है। तो सबसे तीसरा स्टेज कौन सा हो जाएगा साथियों, सबसे तीसरा स्टेज ऑप्शन नंबर सी यानी सिंबॉलिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रूनर्स थ्योरी आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशंस इज बेस्ड ऑन। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है चित्रों और मानसिक छवियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है क्रिया और मांसपेशी, चौथा ऑप्शन है लॉजिकल यानी तर्क। तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें इमेज और मेंटल प्रिंसिपल्स, जो चित्र और मानसिक छवियाँ होती है वही इसके बारे में बताती है। तो देखिए आइकॉनिक मोड द कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द विजुअल मेमोरी आइकॉन्स एंड द मेंटल पिक्चर्स,
यानी कहने का मतलब है साथियों, प्रतीकात्मक यानी आइकॉनिक पूरी तरह से दृश्य, स्मृति, मानसिक चित्र और आइकन्स पर आधारित होता है। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा किसी भी कार्टून को मोबाइल फ़ोन में देखता है और उसी को कॉपी करता है, तो उसके दिमाग में जैसे स्पाइडरमैन छोटा बच्चा देखता है तो उसी की तरीके से करने का सोचता है। तो आप लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं तो अपने आप को नहीं, अपने से छोटे बच्चे जो बचपन में आप लोग करते थे उसी से आप तुलना कर के देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग शुड बी, ब्रूनर के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? रोट बेस्ड यानी रटने पर आधारित, टीचर सेंटर शिक्षक केंद्रित यानी प्रोसेस ओरिएंटेड, रेदर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड यानी प्रतिफल के बजाय प्रक्रिया उन्मुख, या ऑप्शन नंबर डी पैसिव यानी निष्क्रिय। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यानी प्रतिफल के बजाय प्रक्रिया उन्मुख यानी प्रोसेस ओरिएंटेड रादर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए, ब्रूनर्स बिलीव्ड लर्निंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं, न कि केवल अंतिम परिणाम या रटने पर। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि ब्रूनर जो होता है सीखने पर जोर देते हैं, ना कि रोट लर्निंग पर या शिक्षक केंद्रित पर या निष्क्रिय पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पैक फोल्डिंग ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द होम बिफोर वाइगोस्की प्रोपराइज्ड इट। यानी स्पैक होल्डिंग जिसे आप पाठ या ढांचा की अवधारणा मूल रूप से किसके द्वारा पेश की गई है? इसके पहले वाइगोस्की ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, तीसरा ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, चौथा ऑप्शन है बीएफ स्किनर। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है साथियों। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी जीन पियाजे से भी पहले इन्होंने पाठ या ढांचे के बारे में कहा था। किसने? जेरोम ब्रूनर ने कहा था। आपके किससे? आपके स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड आपको किसने बताया था? जिसमें एमकेओ से रिलेटेड मोर नॉलेजेबल अदर, यानी आपके लेवाइगोस्की से पहले भी जेरोम ब्रूनर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। देखिए स्कैफोल्डिंग अस्थाई सहायता होता है। इसका शब्द का मतलब आप समझ रहे हो, जो बच्चा होता है, बच्चे से जो ज़्यादा जानकार होता है उसकी वह मदद करता है उसकी जानकारी बढ़ाने में, जिसके बाद में वाइगोस्की ने अपने जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट में इसके बारे में चर्चा की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। कौन सा प्रतिनिधित्व रूप शब्दों और गणितीय संकेतों का उपयोग करता है? पहला इनएक्टिव मोड, दूसरा है आइकॉनिक मोड, तीसरा है सिंबॉलिक मोड और चौथा है कॉन्करेंट मोड। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा आपका गणितीय और संकेतों की ओर जो है उपयोग करता है, कौन सा स्टेज होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10वां बताना साथियों। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा साथियों? राइट होगा। देखिए ये जो होता है 7 साल से एबव होता है, यानी सिंबॉलिक मोड होता है साथियों। सिंबॉलिक मोड में जेरोम ब्रूनर ने बताया था शब्द और गणितीय संकेत प्रतीकात्मक रूप होते हैं के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? जैसे नंबर्स का भी कोई ना कोई प्रतीक होता है, जैसे 1 2 3, और इसको जोड़ने और घटाने और भाग देने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के प्रतिनिधित्व के कितने तरीके बताए हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही साथियों। देखिए इसका जो इन्होंने बताया था, क्या क्या बताया था? पहला आपका इनएक्टिव मोड बताया था, और दूसरा क्या इन्होंने बताया था? इन्होंने आइकॉनिक बताया था, और चौथा क्या बताया था? तीसरा क्या बताया था? सिंबॉलिक बताया था, यानी EIS, यानी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबल से रिलेटेड।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। तो देखिए ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के केवल 3 रूप बताए हैं। देखिए पहला इनएक्टिव यानी सक्रियता, दूसरा प्रतिमात्मक और तीसरा क्या होता है? प्रतीकात्मक। यानी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, यानी ये आपका सीक्वेंस याद रखना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एनी सब्जेक्ट कैन बी थॉट इफेक्टिवली इन सम intellectual honest from to any child's at any stage of development who said this। किसी भी विषय को विकास के किस चरण में किसी भी बच्चे को ईमानदार से प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, यह किसने कहा है? पहला आपका पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा ब्रूनर, चौथा आशुबेल। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ब्रूनर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? ब्रूनर ने कहा है। तो ब्रूनर ने इसके बारे में क्या कहा है हम आपको बताते हैं साथियों, इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए यह प्रसिद्ध कथन जेरोम ब्रूनर का है और उनकी पुस्तक जो है, आप इस पुस्तक को याद रखेंगे, जेरोम ब्रूनर की जो पुस्तक है, और इस कथन को भी याद रखेंगे, आपका द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है साथियों, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इनकी एक पुस्तक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है साथियों? इन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे को ईमानदारी से प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इनकी पुस्तक का नाम है साथियों, क्योंकि यूपी टेट में आपके फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन से ज़्यादा पूछते हैं और आपको यही कथन दे दिया जाएगा कि किसकी यह कथन है, ईमानदारी से प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, किसका कथन है। आपके ऑप्शन नीचे दिए रहेंगे, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में ये चीज़ें इनकी मेंशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ब्रूनर का इनएक्टिव चरण लगभग किस आयु के वर्ग को कवर करता है? 0 से 1 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, या 7 से अधिक, या किशोरावस्था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही साथियों। देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर ये है साथियों, वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी आपको बताना है कि 0 से 1 वर्ष में क्या होता है, ये इनएक्टिव स्टेज होता है। आइकॉनिक स्टेज कितने तक होता है साथियों? आइकॉनिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज 1 से 6 वर्ष होता है, 0 से 1 वर्ष होता है। आइकॉनिक स्टेज 1 से 6 वर्ष होता है, और आपका जो सिंबॉलिक स्टेज होता है वो 7 से अधिक वर्ष तक होता है। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। देखिए सक्रियता चरण मुख्य रूप से जन्म से 1 वर्ष तक, यानी जो आपका इन्फेंसी स्टेज होता है, जिसे शैशवावस्था को ये कवर करता है, जो क्रिया आधारित होता है, जैसे बच्चों का बड़बड़ाना यानी बबलिंग करना, और उसके बाद में क्या होता है, अंगुली को चूसना। तो ये सारी क्रियाएं बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, देखिए आपका वो इसमें इनएक्टिव पूछा था, इसमें आपका आइकॉनिक स्टेज पूछ रहा है। ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज की किस आयु की अवधि में मेल खाती है? तो आप लोगों को बताना है। अभी मैंने बताया है साथियों, पहला आपका स्टेज होता है इनएक्टिव, दूसरा होता है आपका आइकॉनिक, यानी 1 से लेकर के 6 वर्ष, 1 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा साथियों। देखिए जो आपका जो बच्चा होता है साथियों, वो 1 से लेकर के 6 वर्ष में आपका आइकॉनिक यानी प्रतीकात्मक होता है, प्रतीकात्मक सोच का होता है। तो प्रतीकात्मक अवस्था 1 से 6 वर्ष तक होता है, जहाँ बच्चा क्या करता है, दृश्यों के माध्यम से चीज़ों को याद रखता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं साथियों, 1 से लेकर के 5 साल के बच्चे, उनके आपके अल्फ़ाबेट्स के जो बुक देखोगे, बेट के जो बुक होते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल, ये फॉर एप्पल, एप्पल का बड़ा सा चित्र बना रहता है। तो बच्चा जब चित्र को देखेगा कि यह एप्पल है, तो ऑटोमेटिक उस शब्द का वह क्या करेगा, उच्चारण करना शुरू कर देगा। तो आपका यही है इसका प्रमुख विशेषता, आपको इसको याद रखना है।
देखिए दृश्यों के माध्यम से बच्चा याद रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के प्रति ब्रूनर का दृष्टिकोण भारी रूप से किस पर आधारित है? पहला व्यवहारवाद, दूसरा संरचना या रचनावाद, तीसरा आपका मनोविश्लेषणवाद और चौथा है आपका संयोजनवाद। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए यहाँ पे आपका संयोजनवाद है साथियों, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी संरचनावाद या रचनावाद पर आधारित है आपका किसका? ब्रूनर का जो आपका सिद्धांत है, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत ब्रूनर का है, आपका किस पे आधारित है? आपका संरचनावाद पे। तो देखिए ब्रूनर की एक प्रमुख संज्ञानात्मक संरचनावादी यानी मनोवैज्ञानिक हैं। ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? आपके संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है। कौन? ब्रूनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत का घटक नहीं है? देखिए सीखने की प्रवृत्ति, ज्ञान की संरचना, रटने की तकनीकी या सामग्री का क्रम। तो आप लोगों को बताना है कौन सा नहीं है साथियों। देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, रटने की तकनीकी यानी रोट मेमोराइजेशन टेक्निक्स जो है साथियों, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है। तो देखिए इसमें रटना जो रोट लर्निंग है, ब्रूनर के खोज अधिगम और रचनात्मक दृष्टि से के बिल्कुल विपरीत है। किसके विपरीत है? रचनात्मक दृष्टि के बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका यूपीटेट 2018 में पूछा है। देखिए संज्ञानात्मक प्रारूप या प्रतीकात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए संज्ञानात्मक प्रारूप के साथ साथ इन्होंने क्या कह दिया है? प्रतीकात्मक सिद्धांत। तो पहला थंडाइक, दूसरा ब्रूनर, तीसरा पावलोव, चौथा स्किनर। तो इसका ऑप्शन बताना साथियों कौन सा करेक्ट है। देखिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। देखिए संज्ञानात्मक प्रारूप या प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया। किसने दिया है साथियों? ब्रूनर ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए साथियों संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वह आपके किसने? जीन पियाजे महोदय ने दिया है। और जो आपका संज्ञानात्मक प्रारूप या प्रतिनिधित्व यानी आप कह सकते हैं कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन और डिजाइन थ्योरी, तो इसके बारे में किसने बताया? ब्रूनर ने बताया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं साथियों। खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक एक डैश के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन है डिक्टेटर, ऑप्शन है फैसिलिटेटर, ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल मूल्यांकन करता, ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय दर्शन यानी तानस है सुविधादाता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? सुविधादाता। क्या हो जाएगा? आपका फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। एक शिक्षक किसके रूप में काम करता है साथियों? देखिए रचनावाद में शिक्षक की भूमिका तानाशाह नहीं बल्कि एक सुविधादाता होता है जो मार्गदर्शन में उनका सहयोग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व किस आयु के आसपास विकसित होती है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा। देखिए पहला स्टेज होता है इनएक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है? आइकॉनिक होता है, और तीसरा क्या होता है साथियों? आपका सिंबॉलिक होता है यानी प्रतीकात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 7 वर्ष से अधिक। क्या हो जाएगा साथियों? 7 वर्ष से अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। देखिए प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो होता है 7 वर्ष के बाद होता है, जैसे जो स्कूली आयु होता है बच्चों का अच्छे से विकसित और प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ब्रूनर के अनुसार ज्ञान की संरचना को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जाना चाहिए? ब्रूनर के अनुसार ज्ञान की संरचना को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? संकेत देखिए पहला ऑप्शन है संकेतात्मक, दूसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक, तीसरा ऑप्शन है सक्रियता। यानी आपको सीक्वेंस बताना जिन्होंने 0 से लेकर के 1 वर्ष, 1 से लेकर के 6 वर्ष और 6 यानी 7 वर्ष से एबव जो बताया। देखिए ऑप्शन नंबर बी है इनएक्टिव और ऑप्शन नंबर बी है आपका सक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, संकेतात्मक। ऑप्शन नंबर डी है प्रतीकात्मक, सक्रियात्मक, संकेतात्मक। ऑप्शन नंबर डी है
आच्छादित क्रम। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है साथियों। देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले सक्रियात्मक आता है, इनएक्टिव आता है, दूसरा क्या होता है आपका प्रतीकात्मक होता है। यानी आपका राइट एरो होता है, राइट एरो होता है, और दूसरा क्या होता है आपका राइट एरो होता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। पहला आपका क्या होता है इनएक्टिव होता है, दूसरा आइकॉनिक होता है, और तीसरा क्या होता है सिंबॉलिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे चलते। देखिए सिगमंड फ्राइड जो थे उन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, जिसको आप लोग साइको एनालिटिकल थ्योरी बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है। तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पहला है कार्ल रोजर्स, दूसरा है सिगमंड फ्राइड, तीसरा है गाल्टन आलपोर्ट, और चौथा है रेमंड कैटल। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? आपके सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जो मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस जो थ्योरी है, साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है, उसके जो फादर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्राइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक आनंद के सिद्धांत यानी प्रेशर प्रिंसिपल्स पर काम करता है? पहला आईडी यानी इदम जिसे कहते हैं ईगो, अहम, सुपर ईगो, परम अहम या लिबिडो। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए जो इसमें आईडी वाला ऑप्शन है इदम वाला, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। तो इदम आनंद के सिद्धांत यानी प्रेशर्स प्रिंसिपल पर काम करता है। यह जन्मजात होता है और बिना नियमों की परवाह किए तुरंत संतुष्टि चाहता है। ठीक है, तो इसमें नियम कोई व्यक्ति नहीं मानता है, और ये अपने आप को संतुष्टि देने के लिए वह व्यक्ति करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत यानी आपका रियलिटी प्रिंसिपल मानव मन के किस भाग पर नियंत्रित करता है? तो आप लोगों को बताना है साथियों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। देखिए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहम। अहम जो होता है, देखिए अहम जो होता है वास्तविकता के सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, और व्यवहारिक दुनिया के अनुसार इदम और परम अहम के बीच का संतुलन बनाता है। यानी जो आपका ईगो होता है, जो अहम होता है, अहम क्या करता है आईडी यानी इदम और आपका सुपर ईगो यानी परम अहम के बीच में क्या करता है, संतुलन बनाता है। किसके किसके बीच में? इन दोनों के बीच में ये क्या करता है, संतुलन का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। आपका लिखा हुआ है फ्राइड के अनुसार मन की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आपको इसमें से क्रम से बताना। देखिए कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। देखिए इड, ईगो, सुपर ईगो आर द ट्रॉपिकल पार्ट्स, इदम, अहम, परम अहम इसके स्थलाकृत भाग हैं। देखिए मन में केवल चेतन तत्व होते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन साथियों सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है साथियों, राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। यानी फ्राइड के अनुसार जो मन की संरचना के बारे में इन्होंने क्रम बताया है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, तो इसके बारे में इन्होंने बताया। देखिए फ्राइड ने मन की संरचना को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। आपका कॉन्शियस होता है, दूसरा सब कॉन्शियस होता है, और तीसरा क्या होता है साथियों, अनकॉन्शियस होता है, अचेतन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। देखिए द मोरल वेपन ऑफ द पर्सनालिटी इज नोन एज, यानी व्यक्तित्व के नैतिक हथियार यानी मोरल वेपन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा परम अहम, चौथा लिबिडो। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही। देखिए साथियों इसमें जो सुपर ईगो वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा क्या,
सही हो जाएगा। जो आपका मोरल वेपन की तरह इसको कहा गया है व्यक्तित्व के लिए, तो आपका सुपर ईगो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। देखिए इसमें परमहंस जो सुपर ईगो होता है साथियों, वो सामाजिक नैतिकता, संस्कारों और आदर्श पर चलता है। इसीलिए क्या है, व्यक्तित्व का नैतिक हथियार कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व का नैतिक हथियार कहा जाता है। आपका जो सुपर ईगो होता है साथियों, वो सामाजिक नैतिकता, संस्कारों और आदर्श पे चलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मोरल वेपन कहते हैं, यानी नैतिकता का हथियार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। देखिए लिखा है आपका फ्राइड के मनोलैंगिक चरणों यानी साइकोसेक्सुअल जो स्टेज का सही कालानुक्रम के अनुसार इनको क्रम में लगाना साथियों। आपका पहला ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, लैंगिक या सुप्तावस्था या जनानीय अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है गुदीय, मुखीय, लैंगिक, जनानीय या सुप्तावस्था। ऑप्शन नंबर सी है मुखीय, लैंगिक, गुदीय, सुप्तावस्था, जनानिंगीय अवस्था। ऑप्शन नंबर डी है सुप्तावस्था, मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक या जनानीय अवस्था, यानी लेटेंसी, ओरल, एनल, पीलिंग और उसके बाद में आपका क्या है, जेनिटल। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए बाईलैंगुअल है क्वेश्चन सेट्स, आप लोग पढ़ सकते हैं साथियों, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ों को पढ़ना स्वाभाविक नहीं है। तो चलिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओरल, एनल, पेलिंग्स और उसके बाद में लेटेंसी और जेनिटल आपका क्या हो जाएगा, मुखीय, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था और जनानिंगीय अवस्था। ये क्या है, इसका राइट आंसर होगा। इसका ये सही कालक्रम है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए फ्राइड की मनोलैंगिक चरणों का सही क्रम क्या है। पहला आपका ओरल होता है, दूसरा आपका राइट एरो यानी जिसे गुदीय कहते हैं, तीसरा क्या होता है आपका लैंगिक होता है जिसे, और उसके बाद में आपका सुप्तावस्था होता है जिसे, और उसके बाद में क्या होता है, जनानीय अवस्था होता है। तो यही इसका कालक्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। देखिए ओपिडस होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस मनोलैंगिक चरण के दौरान विकसित होते हैं। पहला मुखीय अवस्था, दूसरा गुदीय अवस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था और चौथा क्या है साथियों, जनानिंगीय अवस्था। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए जो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखिए ओपिडस और इलेक्ट्रा जो है आपका लैंगिक अवस्था में आता है। ठीक है साथियों, लैंगिक अवस्था में आता है और जो लैंगिक चरण होता है वो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, जिसमें ओपिडस और इलेक्ट्रा ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो क्या होती है, विकसित होती है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करेंगे। 28 में कह रहा है फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है। तो देखिए फ्राइड के अनुसार आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखिए लिखा लड़कों के माता के प्रति यानी बॉयज़ टूवर्ड्स मदर, यानी लड़कियों के पिता के प्रति यानी गर्ल्स टूवर्ड्स फादर, लड़कों के पिता के प्रति बॉयज़ टूवर्ड्स फादर और लड़कियों के माता के प्रति यानी गर्ल्स टूवर्ड्स मदर। तो आप लोगों को बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है साथियों। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है लड़कियों के पिता के प्रति। ठीक है, गर्ल्स टूवर्ड्स फादर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में पाया जाता है जिसके कारण वह पिता से अत्यधिक प्रेम और माता से ईर्ष्या महसूस करती हैं। आपने देखा होगा घर में जो लड़कियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करती हैं, अपने पिता से प्रेम करती हैं। इन द रेयर केस में बहुत ही कम लोग होंगे लड़कियां जो अपने माता से प्यार करती हैं, लेकिन लड़कियों का जो प्रेम होता है पिता के प्रति ज़्यादा होता है और वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लिबिडो शब्द का अर्थ क्या है साथियों। आपका देखिए मृत प्रेरणा यानी जिसे थानटोस कहते हैं, लैंगिक यानी जीवन ऊर्जा, नैतिक मूल्य या तार्किक सोच। तो आप लोगों को बताना है लिबिडो शब्द का अर्थ क्या है साथियों। लिबिडो शब्द का अर्थ क्या है क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए लिबिडो शब्द का अर्थ जो होता है साथियों वो आंतरिक और मानसिक लैंगिक ऊर्जा जो मनुष्य के व्यवहार को संचालित करता है। तो क्या करता है, मनुष्य के व्यवहार को संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। देखिए जीवन ऊर्जा या आपके मनुष्य की जो आंतरिक और मानसिक जो लैंगिक ऊर्जा होता है मनुष्य के व्यवहार को क्या करता है, संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा, यानी सेक्सुअल और लाइफ एनर्जी जो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है साथियों, रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग अचेतन के रूप में किसके द्वारा किया जाता है, आईडी यानी इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, परम अहम, और ऑप्शन नंबर डी है सोसाइटी यानी समाज। तो आप लोगों को बताना इसमें से आपका डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग अचेतन रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, आप लोगों को बताना है। देखिए साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, और ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ईगो क्या हो जाएगा साथियों, ईगो हो जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन करके इसको समझाता हूँ। देखिए जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म यानी जिसे रक्षात्मक युक्तियाँ कहते हैं, इसका उपयोग हमारा अहम करता है, ताकि जैसे मान लीजिए आपको चिंता है और तनाव से अस्थायी रूप से बचाता है। क्या करता है, चिंता और आपको तनाव से ये क्या करता है, बचाने का काम अचेतन के उपयोग के लिए रक्षात्मक युक्तियाँ की जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं साथियों। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी अस्वीकार प्रेरणा और सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार जैसे खेल कला में बदलता है तो वह किस रक्षात्मक युक्ति का उपयोग करता है। तो आप लोगों को बताना है प्रक्षेपण, दूसरा है प्रतिगमन, तीसरा है शोध या उदांतीकरण, और चौथा है अस्वीकार। तो आप लोगों को बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा, यानी शोधन और उदातीकरण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए जो सिमुलेशन होता है, जो शोधन उदातीकरण होता है साथियों, इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक या सामाजिक रूप से स्वीकार कार्य जैसे खेल कला छंद में बदला जाता है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं साथियों। एक नए बच्चे के जन्म लेने पर एक बड़ा बच्चा फिर से अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दमन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर सी प्रमाणीकरण, और ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा, यानी रिग्रेशंस जो होता है वो बच्चे के अंदर आने लगता है। देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, जन्म लेता है तो उसका जो बड़ा बच्चा होता है यानी जो उस बच्चे का भाई होता है वो अपने उंगली को चूसना शुरू कर देता है। ये प्रतिगमन के अंतर्गत यानी रिग्रेशंस के अंतर्गत आता है। प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है साथियों, प्रतिगमन का अर्थ होता है कि तनाव की स्थिति में अपने पुराने या बचपन के व्यवहार जैसे क्या करते हैं, अंगूठा चूसना, रोना इन सारी क्रियाओं की ओर बच्चा क्या करने लगता है, लौटना शुरू कर देता है रिग्रेशन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। फ्राइड के अनुसार मानव मन का अधिकतम भाग होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस, यानी चेतन, अर्धचेतन, अचेतन और परम चेतन। तो आप लोगों को बताना है कि मानव मन का अधिकतम भाग किस में होता है क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी अचेतन मन में, अनकॉन्शियस में होता है। देखिए फ्राइड के अनुसार साथियों मानव मन का लगभग 90% यानी 9/10 भाग क्या होता है साथियों, 9/10 भाग, यानी आप परसेंटेज की बात करें तो 90% क्या होता है, 90% अचेतन होता है, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं, जिसमें दबी हुई भावनाएं क्या होती हैं, दबी हुई भावनाएं होती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, फ्राइड ने मानव मन की तुलना किससे की है। देखिए कंप्यूटर, पानी में तैरता हुआ हिमखंड या शिलाखंड बोल सकते हो,
या कोरा कागज़ यानी ट्यूबुलर आशा या बढ़ते हुए पेड़ की ओर। तो आप लोगों को बताना है सिगमंड फ्राइड ने आपका जो है मानव के मन की तुलना किससे की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। तो चलिए बताना है आपको। देखिए आपका जो सिगमंड फ्राइड महोदय थे उन्होंने क्या कहा था, फ्राइड ने कहा था मन की तुलना पानी में तैरते हुए हिमखंड यानी जिसे आइसबर्ग कहते हैं, आइसबर्ग से किया है, जिसका छोटा हिस्सा चेतन कहा है। जो देखिए आपका जैसे मान के चलिए साथियों, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे ये वाटर है, क्या है साथियों, ये वाटर है, मान के चलिए ये वाटर है। जैसे मान लीजिए कोई शिलाखंड है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है साथियों, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है साथियों, उसको इन्होंने क्या कहा है, उसको इन्होंने पूरा जो है शिलाखंड है साथियों, उसकी तुलना किससे की है, उसकी तुलना आपके मन से की है। मन से करने के बाद में इन्होंने क्या कहा है, जिसका छोटा सा जो भाग दिखता है ऊपर वाटर लेवल के ऊपर वो चेतन होता है, और जो बड़ा हिस्सा जो आपका डूबा रहता है ये क्या होता है, अचेतन होता है। तो आप लोग इससे क्लियर हो गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्राइड ने मानव मन की तुलना किससे की है साथियों, तैरते हुए हिमखंड से की है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनोलैंगिक विकास में आपकी सुप्तावस्था किस आयु के दौरान होती है। तो आप लोगों को बताना है सुप्तावस्था। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। यानी 6 वर्ष की जो किशोरावस्था होती है, यौन आरंभ जिसमें होता है, ठीक है, तो क्या होता है आपका सुप्तावस्था यानी लेटेंसी जिसे बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए लेटेंसी में आपका जो होता है ये 6 वर्ष के किशोरावस्था तक होता है, जहाँ लैंगिक और बच्चा खेल व पढ़ाई में व्यस्त रहता है, यानी जो स्कूलिंग टाइम होता है साथियों, इसी में वो बच्चा क्या करता है, व्यस्त रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इरोस और थानटोस अवधारणा किसके द्वारा किससे से संबंधित है। पहला बुद्धि के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत में जीवन और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, इर्सन की पहचान का संकट, या पीएचडी के स्कीमा। तो आप लोगों को बताना इरोस और थानटोस किससे संबंधित है साथियों, किसकी अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी फ्राइड के सिद्धांत में जीवन और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति से, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। देखिए इरोस जो होता है साथियों जीवन की मूल प्रवृत्ति होता है, ठीक है, और थानटोस जो होता है साथियों वो क्या होता है, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति होती है। तो आप लोगों को याद रखना इरोस जो होता है साथियों वो जीवन की मूल प्रवृत्ति होती है, और थानटोस जो होता है वो मृत्यु की मूल प्रवृत्ति होती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए ओपिडस कॉम्प्लेक्स के कारण एक लड़के को किसके प्रति आकर्षण महसूस होता है। देखिए पिता, माता, सहकर्मी, शिक्षक। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है साथियों इसमें। देखिए जो ओपिडस कॉम्प्लेक्स होता है साथियों ये किस में होता है, लड़कों में किसके प्रति होता है, लड़कों में अपने मदर के प्रति होता है। देखिए निगेटिव होता है। देखिए ओपिडस कॉम्प्लेक्स लड़कों में अपने माता के प्रति होता है, लड़कियों में किस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने कुछ समय पहले क्वेश्चन में इस चीज़ को बताना। देखिए ओपिडस का कॉम्प्लेक्स के कारण छोटा लड़का अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है और पिता से प्रतिद्वंदी समझता है, और यही केस आपके गर्ल्स में होता है। गर्ल्स क्या है, आपके पिता के प्रति जो है उनका प्यार होता है, और माता को अपनी प्रतिद्वंदी समझती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलेंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग किस मनोलैंगिक चरण का मुख्य कार्य है। पहला ओरल स्टेज, एनल स्टेज आपका लैंगिक अवस्था, और दूसरा जेनिटल स्टेज। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनल स्टेज यानी गुदीय अवस्था। टॉयलेट ट्रेनिंग किस मनोलैंगिक चरण का मुख्य कार्य है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब कहने का मतलब ये है
देखिए गुदी अवस्था जो होता है बच्चा 1 से लेकर के 3 वर्ष होता है और उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग का मुख्य कार्य होता है, जिसमें बच्चा आत्मनियंत्रण विकसित होता है। जैसे मान के चलिए 1 से लेकर के 3 साल का जो बच्चा होता है वो टॉयलेट जो है कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर करना शुरू कर देता है, लेकिन जब गार्जियंस उसको समझाते हैं कि उचित स्थान पर टॉयलेट किया करो तो छोटा सा बच्चा करने से पहले ज़रूर बताता है कि पापा मम्मी हमको टॉयलेट आई है, तो उसके माता पिता उसको उचित स्थान पर लेकर जाते हैं। तो ये एनल स्टेज होता है, यानी 0 से 1 से लेकर के 3 वर्ष। ठीक है साथियों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है साथियों, जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोष देता है तो किस रक्षात्मक युक्ति यानी डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी डी है आपका सिमुलेशन। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है साथियों। देखिए जो इसमें राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए जो आपका प्रोजेक्शन में व्यक्ति अपने कमियों या गलतियों के दोष को दूसरे पे मढ़ता है, जैसे फेल नहीं हुआ और क्या हुआ पेपर आउट और सिलेबस था। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर देता है तो गलती करने के बाद में क्या कहता है कि जब उसके गार्जियंस पूछते हैं तो वो बच्चा बताता है कि इनके कारण से हुआ है। ठीक है, यानी अपना क्या दोषारोपण दूसरे पे प्रक्षेप कर देता है। ठीक है, तो इसे आपका प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का मानना है कि चिंता का प्राथमिक कारणों किसके बीच संघर्ष है। पहला आपका इन्वायरमेंट और हेरिडिटी यानी वातावरण, आनुवंशिकता, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम अहम और परम अहम। ऑप्शन नंबर सी है टीचर एंड स्टूडेंट यानी शिक्षक और छात्र। ऑप्शन नंबर डी है रिवार्ड एंड पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड। तो आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। इसका प्राथमिक कारण किसके बीच का संघर्ष है साथियों, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का। तो आप लोगों को बताना साथियों। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। देखिए चिंता तब होती है जब इदम अहम और परम अहम के बीच में आंतरिक संघर्ष अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं साथियों। देखिए अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट टॉपिक इरिक्सन ने कौन से सिद्धांत को दिया, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। आइए इसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया साथियों। तो आपको अभी हमने बताया इरिक्सन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए मनो सामाजिक यानी साइको सोशल विकास का सिद्धांत इरिक्सन के द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत के कितने चरण हैं साथियों। तो आप लोगों को भी हम विस्तार से थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर दूंगा, तो आप लोगों को बताना है कितने हैं साथियों। देखिए जो इसमें चरण की बात करें साथियों तो चरण जो होता है आपका 8 होता है। देखिए मनोसामाजिक जो विकास होता है जिसे बच्चा जो माँ के गर्भ में आता है यानी गर्भ में यानी प्री नेटल स्टेज होता है, यानी गर्भावस्था से पूर्व मतलब जन्म लेने के पूर्व की जो अवस्था होती है उसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नेटल स्टेज कहते हैं। गर्भावस्था के बाद की अवस्था होती है। तो इसमें जो बच्चा जब जन्म लेता है देखिए तो सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है। शैशव अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था होती है साथियों, आपकी बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था होती है, आपकी किशोरावस्था होती है। फिर जो इस तरीके के जो स्टेज हैं आपके मरने तक के, उसके स्टेज कितने बताएं इरिक्सन महोदय ने, 8 बताएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए इरिक्सन के अनुसार मनो सामाजिक विकास का पहला चरण कौन सा है, तो आपको बताना साथियों कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास,
पहल बनाम दोष या पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से इनका पहला चरण है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो होता है वही इनका क्या हो जाएगा, पहला चरण हो जाएगा। देखिए इस चरण में पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास होता है, जो 0 से लेकर के 1 वर्ष की होती है, जहां बच्चा अपने माता पिता क्या करता है, माता पिता या देखभाल करने वाले से सुरक्षा की उम्मीद करता है। यानी जब छोटा सा बच्चा होता है तो छोटा सा बच्चा क्या करता है, बेड पे है, बेड से की कुछ ऊंचाई है, बेड से गिरता गिरता है तो उसको ये चीज़ का विश्वास होता है कि मेरे जो आसपास लोग हैं वो मेरे को बचाने का कोशिश करेंगे, और बच्चा को चोट लगने का एहसास की जानकारी भी नहीं होती है। तो इस तरीके का होता है, तो आपका विश्वास बनाम अविश्वास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या आप इस एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे जब उसकी माँ गुस्सा हो जाती है तो उसको जो बचाने की कोशिश उसके पिता या दादा दादी करते हैं तो बच्चा उनकी तरफ भागने का प्रयास करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। पहचान बनाम भूमिका यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का संकट किस अवस्था में होता है। जो देखिए इन्फेंसी, स्कूल एज, एडोलसेंस, ओल्ड एज। तो आप लोगों को बताना किस अवस्था में होता है साथियों। देखिए साथियों इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए किशोरावस्था आपका कब कब से कब तक होता है, 12 से 18 वर्ष में होता है। बच्चा अपनी पहचान ढूंढता है, इसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम होता है। जैसे इसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करता है, और वो आप लोगों को पता होगा कि 12 वर्ष का बच्चा किस क्लास में होता है। 12 वर्ष का बच्चा आपका क्लास 6 7 से लेकर के 8 के बीच में होता है। और इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा क्लास में टॉपर बनने की ओर में दिन रात मेहनत करता है। ठीक है साथियों, तो आपका आपका इसमें क्या हो जाएगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, या किसी आइडियल अपने आप को हीरो की तरह उसकी तुलना करने लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इरिक्सन का कौन सा चरण फ्राइड के एनल स्ट्रेस के समतुल्य है। तो देखिए विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है आपका स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेश, तीसरा है परिश्रम बनाम हीनता, और चौथा है घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से एनल एज यानी फ्राइड के इरिक्सन से मैच करता है, समतुल्य साथियों। तो आप लोगों को बताना है। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी आपका स्वायत्तता बनाम श्रम और संदेश होता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा साथियों, आपको याद रखना और ध्यान देना है। देखिए फ्राइड की जो गुदा अवस्था है साथियों 1 से लेकर के 3 वर्ष है, और इरिक्सन की जो स्वायत्तता बनाम श्रम की अवस्था वो भी कितनी है, 1 से लेकर के 3 वर्ष के बीच में। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है, आपकी समतुल्यता पाई जाती है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक बच्चा जिसे प्राथमिक विद्यालय में उसके प्रयासों के लिए सराहा जाता है, उसे किस भावना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी है परिश्रम, ऑप्शन नंबर सी है हीनता, ऑप्शन नंबर डी है अलगाव। तो देखिए उसके प्रयासों के लिए उसे सराहा जाता है, तो उसके अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होती है साथियों, तो आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए परिश्रम उद्यमशीलता की भावना उसके अंदर क्या होती है, विकसित होती है साथियों। तो देखिए इसमें जो भावना आपकी विकसित होती है उसमें क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वो 6 से लेकर के कितने साल तक का होता है, 12 वर्ष का होता है। इसमें परिश्रम बनाम हीनता का चरण होता है। सराहना मिलने पर बच्चा क्या होता है, परिश्रम और ज़्यादा करना शुरू कर देता है। अगर सराहना नहीं मिलता है तो बच्चा डर के मारे किसी चीज़ को कक्षा में नहीं बोल सकता, और उसके अंदर क्या होती है, हीनता की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे, इरिक इरिक्सन, सिगमंड फ्राइड या आपका
स्टेनली हॉल। तो आप लोगों को बताना राइट आंसर कौन सा है साथियों। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया है पहचान का संकट। देखिए जो पहचान का संकट है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द का इरिक्सन ने किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाने के लिए दिया था। ठीक है साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव करते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास चरण के सफल समाधान से जुड़ा गुण क्या है? तो आपका विल पावर इच्छा शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है आशा, ऑप्शन नंबर सी है पर्पज उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी है लव या प्रेम। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए साथियों 48 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए विश्वास बनाम अविश्वास, देखिए जब आप किसी से उम्मीद लगाते हैं तभी आपके अंदर क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास के चरण में सफल समाधान से बच्चे के भीतर आशा नामक गुण विकसित होता है। तो वही मैंने कहा कि जब आप किसी पे विश्वास करते हैं और वह आपके विश्वास पर खरा उतरता है तो उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। और जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और आपके साथ धोखा कर देता है तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है, अविश्वास उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्पादकता बनाम स्थिरता यानी जीवन की किस अवधि का मुख्य संकट है? युवा वयस्कता, मध्य वयस्क अवस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी मिडल एडल्टहुड जो होता है आपका, इसमें आपका क्या होता है, उत्पादकता बनाम स्थिरता होता है। मैं इसको समझाऊंगा साथियों। देखिए जो आपका जो उत्पादकता बनाम स्थिरता मध्य वयस्क अवस्था में होता है वो 40 से लेकर के 65 वर्ष के अंतर्गत होता है का संकट होता है, जहाँ व्यक्ति समाज और भावी पीढ़ी के लिए योगदान देना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो एज है 40 से लेकर के 65 वर्ष की अवस्था में अगर घर का गार्जियन है तो सोचेगा मेरे बच्चे को कुछ ना हो उससे पहले मेरे को हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की आपको एग्जांपल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। देखिए अहम समग्रता बनाम निराशा का सामना कब करना पड़ता है? बाल्यकाल, किशोरावस्था, उत्तर वयस्क अवस्था या वृद्धावस्था या इन्फेंसी जिसे शैशवावस्था भी कहते हैं। तो आप लोगों को बताना अहम समग्रता बनाम निराशा किस में होता है, किस स्टेज में होता है साथियों। देखिए साथियों अहम समग्रता बनाम निराशा आपका बुढ़ापे में होता है। ठीक है, 65 वर्ष से जब ज़्यादा हो जाते हो उसमें होता है। और जब व्यक्ति अपने अतीत के जीवन का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, जिसे उसे क्या होता है आपका अफसोस होता है। जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है और उस समय अपने ज़िंदगी में बहुत ही गलत काम किए हो तो उसके अंदर निराशा उत्पन्न होगा। अगर जो उसने बहुत अच्छे काम किए हों तो उसके अंदर क्या होगा, अहम समग्रता उत्पन्न होगी। तो आपकी 65 वर्ष से ऊपर की बात की जा रही है, 65 से प्लस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए इरिक्सन के सिद्धांत में पहल बनाम दोष किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है किस आयु वर्ग में से संबंधित है साथियों। देखिए इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा साथियों और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाते चल रहा हूँ। देखिए पहल बनाम दोष की अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था या खेल की आयु जिसे आपका 3 से लेकर के 6 वर्ष में होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब बच्चे को खोज करने और खेलने की आज़ादी दी जाती है तो उसमें पहल विकसित होता है, यदि उसे डांटा या रोका जाए तो उसमें क्या विकसित होता है साथियों? अविश्वास, दोष भावना, हीनता या भूमिका भ्रम। तो आप लोगों को बताना है कि क्या उसके अंदर उत्पन्न होता है साथियों। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। दोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई बच्चा खेलना चाहता है, आप उसको रोकते हो
तो उसके अंदर दोष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि अन्य बच्चे तो खेल रहे हैं, मेरे को मेरे गार्जियन रोक रहे हैं। तो ठीक है, यदि बच्चों को स्वयं तलाश करने या खेलने के लिए रोका टोका जाता है तो उनके अंदर क्या होता है, गिल्टी की भावना विकसित यानी दोष की भावना विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घनिष्ठता बनाम अलगाव चरण किस में प्रमुख होते हैं? पहला आपका युवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा आपका मध्य वयस्कावस्था और चौथा स्कूली आयु। ठीक है, तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा आपका अर्ली एडल्टहुड होगा यानी युवावस्था। अब इसके बारे में मैं समझा भी देता हूँ साथियों। देखिए घनिष्ठता बनाम अलगाव युवा अवस्था यानी अर्ली एडल्टहुड यानी 18 से लेकर के 40 वर्ष का मुख्य संकट होता है। क्या होता है साथियों, मुख्य संकट होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा देखिए किसी के साथ अगर लगाव करता है तो उससे घनिष्ठता महसूस करता है, और अगर जो कहीं पे ये ठान लिया व्यक्ति कि मेरे को ये अपने से अलग समझते तो वहाँ पर क्या करेगा, वो अलगाव महसूस करेगा साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यही इसका मेन रीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं। इरिक्सन के अनुसार विल यानी इच्छा शक्ति किस चरण में होने वाला गुण है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम श्रम, पहल बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। देखिए स्वायत्तता बनाम श्रम की अवस्था को सफलता पूर्वक पूरा करने पर बच्चे की इच्छा शक्ति यानी विल पावर क्या होती है, प्राप्त होती है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। परिश्रम बनाम हीनता का संघर्ष किस आयु के दौरान होता है साथियों? 1 से लेकर के 3 साल, 3 से लेकर के 6 साल, 6 से लेकर के 11 यानी स्कूली आयु, यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों। इसमें जो स्कूली एज होता है बच्चों का उसमें क्या होता है, परिश्रम बनाम हीनता होता है, क्योंकि इसमें बच्चे आपके मेहनत करते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर जो वो कहीं विफल हो जाता है तो उनके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये 6 से लेकर के 12 वर्ष के दौरान होता है साथियों। ठीक है, यानी 11 वर्ष या 12 वर्ष भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56, इरिक्सन के सिद्धांत को मनोसामाजिक कहा जाता है यानी आपका साइको सोशल कहा जाता है, क्योंकि यह किसकी भूमिका पर जोर देता है? केवल जैविक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक, पर्यावरण, लैंगिक विकास या उद्दीपन अनुक्रिया अनुकूलन। यानी आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए 56 में जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने कुछ देर पहले इनकी थ्योरी से रिलेटेड चीज़ बताई। देखिए इरिक्सन ने जैविक प्रतिक्रियाओं के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रिया को महत्व दिया है, इसलिए इसे मनोसामाजिक कहते हैं साथी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बुद्धिमत्ता यानी विस्डम मनोसामाजिक विकास के किस चरण का गुण है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम, उत्पादकता बनाम स्थिरता, अहम बनाम समग्रता बनाम निराशा, घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए जीवन के आखिरी पड़ाव यानी जिसमें आप कह सकते हो जीवन में संतुष्ट होने के लिए बुद्धिमत्ता का गुण आ जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए टाडलहुड 1 से लेकर के 3 वर्ष के दौरान माता पिता द्वारा अधिक संरक्षण का मजाक उड़ाने से क्या होता है? दोष की भावना, श्रम और संदेहहीनता या अविश्वास उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। देखिए टाडलहुड जो होता है बच्चों के अंदर 1 से लेकर के 3 साल के बीच में, इसमें क्या होता है, शर्म और संदेश बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाता है। 1 से लेकर के 3 साल होता है बच्चों में अत्यधिक पाबंदी लगाना या उनका मजाक उड़ाने से उनमें शर्म और संदेश की भावना
उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव करते हैं साथियों। देखिए लिखा है क्षमता यानी कैपिटेंस किस अवस्था में विकसित होता है। होने वाली अहम शक्ति है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, परिश्रम बनाम हीनता या पहचान बनाम भूमिका। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी आपका परिश्रम बनाम हीनता। तो देखिए स्कूलों के कार्यों में अच्छी तरीके से पूरा करने पर बच्चों की क्षमता यानी कॉन्फिडेंस का विकास होता है साथियों, जिसे परिश्रम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर जो मान लिया जाए कोई बच्चा स्कूल के समय में परिश्रम कर रहा है और सफल हो गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर उत्साह बढ़ेगा। लेकिन अगर जो कहीं मान लिया जाए वो कम मेहनत किया और फेल हो गया तो उसके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। वफादारी किस चरण में प्राप्त होती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, उत्पादकता बनाम स्थिरता या स्वायत्तता बनाम शर्म। तो आप लोगों को बताना है किस स्टेज में होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, जो पहचान बनाम भूमिका भ्रम है, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो होता है इसमें ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं साथियों। तो देखिए किशोरावस्था यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन्स को कहते हैं कि संकट को हल करने के लिए वफादारी, प्रतिबद्धता या फ्रेंडली का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसी ने व्यक्तित्व को गत्यात्मक संरचना पर जोर दिया। जो आपका ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर सी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो आप लोगों को बताना साथियों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा, यानी इन दोनों ने कहा, क्या कहा है, इन दोनों ने कहा है। ठीक है साथियों, तो फ्राइड और एरिक्सन दोनों ने ही माना है कि व्यक्तित्व स्थिर नहीं बल्कि चरणों के माध्यम से लगातार डायनेमिक यानी गत्यात्मक रूप में बदलते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ मूव करते हैं साथियों। किस मनोवैज्ञानिक ने फ्राइड के मनोलैंगिक से मनोसामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया है। ब्रूनर, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की। तो आप लोगों को बताना करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा, एरिक एरिक्सन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए एरिक एरिक्सन ने फ्राइड के कामुकता आधारित मनोलैंगिक सिद्धांत को समाज आधारित मनोसामाजिक सिद्धांत में बदला है। ठीक है साथियों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत कार्यों, चित्रों और भाषा के माध्यम से संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व यानी आपका क्या होता है, कॉग्निटिव आपका रिप्रेजेंटेशंस के विकास पर अधिक केंद्रित है। फ्राइड का मनोविश्लेषण, एरिक्सन का मनोसामाजिक, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो आप लोगों को बताना इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए आपका कार्य यानी एक्शन, चित्र, इमेज और भाषा लैंग्वेज, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 मुख्य आधार बताए हैं। 3 मुख्य आधार ब्रूनर ने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के क्या बनाए हैं, कार्य, चित्र और भाषा। ठीक है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। देखिए अनकन्वेंशनल अचेतन संघर्ष किसकी विषय वस्तु है, ब्रूनर के सिद्धांत के, फ्राइड के सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत या पियाजे का रचनात्मक सिद्धांत। तो मैंने बताया है कि इन्होंने 3 चीज़ों को बताया है, चेतन, अचेतन और अवचेतन, यानी आपका। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अचेतन मन के छिपे संघर्षों का अध्ययन फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की मुख्य विषय वस्तु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। देखिए एपिजेनेटिक सिद्धांत का उपयोग किस सिद्धांत में दिया गया है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत या स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एपिजेनेटिक सिद्धांत
आपके इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में दिया गया है साथियों। देखिए एपिजेनेटिक सिद्धांत इरिक्सन के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ क्या है, विकास एक निश्चित पूर्व निर्धारित क्रम में कदम दर कदम होता है। तो विकास आपको पता है कि विकास क्या होता है, सार्पिलर होता है, यानी सार्पिलर कार होता है। आपका विकास सार्पिलर कार होता है, और जो वृद्धि होता है वो सीधी रेखा में होती है, और एक समय और अवस्था आने पर क्या होता है, रुक जाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ मूव करेंगे। देखिए सही जोड़े को मिलान करना है। ब्रूनर, फ्राइड, इरिक्सन इधर दिया है, डिस्कवरी लर्निंग इधर दिया है, आपका साइको एनेटिक और उसके बाद में दिया है साइको सोशल। तो किसकी कौन सी थ्योरी है आप लोगों को बताना साथियों। देखिए ए का आर है, ब्रूनर ने क्या दिया है, आपकी डिस्कवरी लर्निंग से रिलेटेड चीज़ों को कहा है। और फ्राइड ने किसके बारे में कहा साथियों, फ्राइड ने आपका साइको एनालिटिकल के बारे में बताया, और इरिक्सन ने क्या किया, साइको सोशल के बारे में। तो ए का आर और आपका 2 का आपका पी होगा, ए का आर होगा, 2 का पी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए फिक्सेशन, स्थिरता या फिक्सेशन की अवधारणा किससे संबंधित है, ब्रूनर, सिगमंड फ्राइड, इरिक्सन या जीन पियाजे। तो आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड, यानी फिक्सेशन के बारे में किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। देखिए किसी अवस्था पर ऊर्जा का रुक जाना फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। फ्राइड और इरिक्सन दोनों इस बात से सहमत थे कि ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तित्व केवल वयस्कता में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी है, बचपन के अनुभव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, लैंगिक ऊर्जा सभी चरणों में संचालित करती है। ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तित्व में समाज की कोई भूमिका नहीं है। तो आप लोगों को बताना राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों, बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी बचपन के अनुभव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ साथियों। देखिए दोनों ही सिद्धांतकार इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि बचपन में अनुभव व्यक्ति के आगे के जीवन का नींव तय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। देखिए जो स्पेयर अप्रोच होता है, यानी पाठचर्या में स्पाइरल यानी सार्पिलाकार दृष्टिकोण यह निश्चित करता है विषय कभी दोहराए नहीं जाते, विषय को बढ़ती जटिलता के नियमित अंतराल पर पढ़ाया जाता है, अधिगम पूरी तरह से सैद्धांतिक होते हैं, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए विषयों को बढ़ती जटिलता के साथ नियमित अंतराल पर दोबारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे उस चीज़ को भूल ना जाए। अब मैं इसको आपको स्पष्ट भी कर देता हूँ। देखिए सार्पिकाल पाठ्यक्रम का मतलब है साथियों, जो पुराने ज्ञान है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है, और समय समय पर उसकी जटिलता के स्तर को बढ़ाना नहीं होता है, बढ़कर पढ़ाना होता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 साथियों, क्वेश्चन नंबर 70 हम इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे साथियों, और इसमें लास्ट में मैंने आंसर की को भी ऐड किया है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, और इस तरीके की आपके टेट से यूपी टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं ला सकूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।